हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और हम आज देखेंगे जो आपका टर्नर ट्रेड का है उसमें अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के द्वारा जो क्वेश्चन बनाई गई है वो क्वेश्चन देखेंगे। जो ये आपका ये पार्ट 1 हो चुका है पहले ही, और ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 2 को देखेंगे, ये आपका वेल आर्टिशन के लिए स्पेशल बना रहे हैं। बाकी दूसरे जो भी आपके अदर एग्ज़ाम्स होते हैं, ITI से रिलेटेड टेक्नीशियन के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा ये। और ये पार्ट जो है दूसरा पार्ट है, इसमें टोटल क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट जो था उसमें भी आपके 50 क्वेश्चन थे। आपका दूसरा पार्ट है, इसमें भी 50 क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट करेंगे आज 51 नंबर क्वेश्चन से। उससे पहले 50 नंबर क्वेश्चन भी देख लेंगे, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन देखते हैं। 50वां नंबर क्वेश्चन जो है इसमें आपका पूछा है, एक्सटर्नल थ्रेड कैन बी प्रोड्यूशन बाय मीन्स ऑफ। बाह्य चूड़ी जो होता है किसके माध्यम से उत्पादित की जा सकती है। इनमें से देखते हैं तो आपका लेथ मशीन जो है इसके द्वारा किया जा सकता है। बाकी लेथ मशीन के अंदर जो है चेजर लगाया जाता है एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए, है ना। चेजर का इस्तेमाल करके एक्सटर्नल थ्रेड काटा जा सकता है। बाकी ड्रिल मशीन में भी जैसे वो टैप तो आपका हैंड टैप लगेगा, मशीन टैप लगता है ना। ग्राइंडर से कभी नहीं काटा जा सकता है। पाइप कटर जो होता है पाइप काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी 51 नंबर क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल इज इट्स। तो जो आपका स्नेहक तेल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है उसके बारे में पूछ रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो होती है आपका विस्कोसिटी होता है ना। जो सहायता होती है उसका मोटापा या पतलापन उसी पर डिपेंड करता है, विस्कोसिटी पे। तो विस्कोसिटी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका PDF के लिए जैसे मैंने बता रखा था, तो PDF जो है आपका 5 पार्ट होंगे या 4 या 5 पार्ट होंगे। उसके बाद में टेलीग्राम चैनल जो है टेक्निकल स्टडी पॉइंट, वहाँ पे मैं डाल दूंगा। तो वहाँ से आप वीडियो, ये जो आपका PDF है, ये PDF आप डाउनलोड करके खुद से भी चीज़ों को पढ़ सकते हो, देख सकते हो, है ना। 52 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ लुब्रिकेशन। तो लुब्रिकेशन का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो वो क्या करता है आपका सबसे मेन मतलब प्राइमरी जो काम होता है उसके बारे में पूछ रखा है। तो ये क्या करता है ना, लुब्रिकेशन जो होता है ना उसके बीच में जैसे दो सरफेस घूम रहा होता है, गियर होता है, या फिर आप किसी की और चीज़ को भी रख लो काटने के लिए। सो जो फ्रिक्शन होता है ना उसको कम करता है। तो यहाँ पे वियर का जो आ रहा है ना, रिड्यूस वियर, घिसावट को कम करता है ना। सो D जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज फॉर लुब्रिकेटिंग ए मशीन, है ना। तो मशीन का स्नेहन विधि स्नेहन जो है वो किस विधि द्वारा किया जाता है। सो मशीन जो होते हैं ना, मशीन को जो लुब्रिकेशन दिया जाता है वो कौन से मेथड से दिया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। सो उसमें आपका देखोगे तीनों के तीनों मेथड पाए जाते हैं। ग्रेविटी फीड भी होता है, फोर्स फीड भी होता है, और स्प्लैश फीड भी होता है, और ये मशीन का स्नेहन। सो आपका D जो है राइट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे इस्तेमाल होते हैं ना। D जो है सही उत्तर है। इनका ना फिगर दे के पूछा जाता है कभी कभी, तो फिगर भी देख लीजिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉलिड लुब्रिकेंट। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉलिड लुब्रिकेंट है। तो आपका ये जो है ग्रेफाइट, ये आपका सॉलिड है। ग्रीस जो होता है ये सेमी सॉलिड में होता है। बाकी मिनरल ऑयल, सिंथेटिक ऑयल, ये आपके लिक्विड लुब्रिकेंट में हो जाएगा, है ना। सो इसमें सॉलिड पूछ रखा है तो ग्रेफाइट जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेमी सॉलिड लिक्विड लुब्रिकेंट। अब इसमें सेमी सॉलिड पूछ रखा है ना, इससे पहले पूछ रखा था सॉलिड लुब्रिकेंट। अब इसमें आ गया सेमी सॉलिड। तो जो सेमी सॉलिड में आ जाएगा आपका ये ग्रीस आ जाएगा, है ना। ग्रीस जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ये सॉलिड में आ जाएगा, ये दोनों आपके मिनरल ऑयल, सिंथेटिक ऑयल, ये आपका लिक्विड लुब्रिकेंट में आ जाएंगे। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सिस्टम, है ना। निम्नलिखित में से कौन निवारक अनुरक्षण प्रणाली का एक लाभ है। तो उसमें क्या होता है ना, आपका प्रोडक्शन बढ़ता है, कॉस्ट घटा देता है, इम्प्रूव क्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो ये इसमें क्या हो जाएगा ना आपका, देखो सारे के सारे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है। सबसे पहले होता है उत्पादन में जो होता है समय कम लगता है ना। साथ ही आपका जो उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार करता है, और साथ ही निर्माण की इकाई जो है वो लागत जो है, इकाई लागत को कम करता है। तो D जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। सारे के सारे ये सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका 57 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी द
वैल्यू ऑफ अ बैक रैक एंगल है ना, बैक रैक एंगल कौन का मान हो सकता है, क्या हो सकता है, जो आपका टूल होता है, जैसे लेथ मशीन में आप इस्तेमाल करते हो टूल, उसमें बैक रैक एंगल होता है ना। सो बैक रैक एंगल का जो होता है वैल्यू हो सकता है, कितना हो सकता है उसके बारे में पूछ रखा है। तो बैक रैक एंगल जो होता है उसका मेन जो है 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो 58 नंबर क्वेश्चन है आपका। इफ़ द कटिंग स्पीड वी है ना, वी जो है मीटर पर मिनट है एंड द टूल लाइफ इज टी मिनट हो गया, देन व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टूल लाइफ एंड कटिंग स्पीड। तो टूल लाइफ और कटिंग स्पीड के बीच में जो है एक संबंध पूछ रहा है कि क्या होगा। जैसे आपका कटिंग स्पीड जो है वो आपका वी है ना, और टूल लाइफ जो दे रखा है टूल लाइफ ये आपका टी है। तो दोनों के बीच में क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। सो इसमें आपका होता है वी टी टू द पावर एन इज इक्वल्स टू सी होता है ना, वी टी पावर एन इज इक्वल्स टू सी। ऐसा किसमें ऑप्शन में, जिसमें सी वाले में है, तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में लिख रखा है एन को, लेकिन ये पावर में एन होता है ना, सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है टॉलरेंस इज गिवन ऑन द साइड ऑफ द बेसिक डायमेंशन इट इज कॉल्ड। तो जब बेसिक डायमेंशन पर टॉलरेंस एक साइड पे दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं। जब आपका जैसे मान लिया जो ये 20 हो गया है ना, और प्लस में दे रखा है टॉलरेंस 0.05, तो एक ही है, इसमें माइनस में दिया हुआ ही नहीं है, तो ये आपका यूनिलेटरल टॉलरेंस हो जाता है ना। ये जो है आपका सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि बोथ प्लस माइनस में होगा तो आपका बाईलेटरल हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इंडिकेट बेसिक होल है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो अक्षर है वो मूल छिद्र को इंगित करता है। सो होल इंडिकेट करने के लिए क्या होता है, कैपिटल एच होता है ना। सो आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बेसिक होल को दिखाने के लिए आपका एच का इस्तेमाल किया जाता है, डी जो है राइट आंसर है। और साफ्ट के लिए जो होता है आपका स्मॉल में होता है ना। 61 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है इन सॉफ्ट बेसिस सिस्टम द साइज ऑफ इज मेड कांस्टेंट है ना। तो सॉफ्ट आधार प्रणाली में किसका आकार जो होता है स्थिर होता है। देखो यहाँ पे सॉफ्ट बेसिस सिस्टम बोला है ना, सॉफ्ट बेसिस सिस्टम में सॉफ्ट जो होता है स्थिर होता है और होल जो होता है इसका मूवमेंट करा जाता है, चेंज करा जाता है साइज़ को। वहीं जब आप होल बेसिस सिस्टम में जाओगे तो होल जो होता है वो कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, और सॉफ्ट को वेरी किया जाता है ना। जिसमें सॉफ्ट बेसिस सिस्टम में पूछा है तो सॉफ्ट जो है बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है इंटरचेंजेबिलिटी इज़ नॉर्मली अप्लाइड फॉर। तो अंतर विनिर्मयता जो है आमतौर पर कहाँ पे लागू की जाती है, सो आपका मास प्रोडक्शन में होता है ना। सो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरचेंजेबिलिटी ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादातर नहीं मैक्सिमम जो होता है वही अब जो ज़्यादातर आपका मास प्रोडक्शन में बड़े पैमाने पर जहाँ पर उत्पादन होता है वहाँ पर किया जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच गेज इज यूज टू चेक द पिच ऑफ द थ्रेड है ना। तो थ्रेड के पिच की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। तो आपका स्क्रू पिच गेज होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है थ्रेड का पिच चेक करने के लिए। रिंग गेज जो होता है आपका आउटसाइड डायमीटर चेक करने के लिए यूज किया जाता है। प्लग गेज जो होता है इनसाइड डायमीटर जो होता है उसको चेक करने के लिए। स्टैंडर्ड वायर गेज जो होता है थिकनेस ऑफ सीट और वायर का जो डायमीटर होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पिच ऑफ द थ्रेड बोल रखा है, पिच ऑफ द थ्रेड मतलब थ्रेड का पिच मापने के लिए आपका स्क्रू पिच गेज का इस्तेमाल किया जाता है। डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच गेज इज यूज टू मेजर द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्क्रू थ्रेड। तो स्क्रू चूड़ियों के प्रभावी व्यास को मापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए जो होता है आपका स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर होता है या 3 वायर मेथड होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है आपका इफेक्टिव डायमीटर मेजरमेंट करने के लिए जो स्क्रू का स्क्रू थ्रेड का है ना। बाकी रिंग गेज का बता दिया, प्लग गेज का और साइन वायर जो होता है एंगल मेजरमेंट कर लिए इस्तेमाल किया जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच गेज इज यूज टू चेक द इंटरनल थ्रेड। सो आंतरिक चूड़ियों की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए जो होता है आपका थ्रेड प्लग गेज होता है ना, ये आपका बी में दे रखा है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। स्क्रू थ्रेड प्लग गेज लिखा है, बाकी वो जो होता है खाली थ्रेड प्लग गेज होता है ना। ये आपका जो इंटरनल थ्रेड होते हैं उसको चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होता है वेरिएशन जो होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ना।
बाकी दोनों तो बता दिया। 66 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विथ थ्रेड एलिमेंट कैन बी चेक्ड बाय गो साइड ऑफ द स्क्रू थ्रेड प्लग गेज। तो स्क्रू थ्रेड प्लग गेज के गो साइड से किस चूड़ी तत्व की जांच की जा सकती है। तो आपका गो साइड जो होता है वो आपका पिच चेक किया जाता है, प्रोफाइल चेक किया जाता है, और साथ ही उसमें आपका मेजर डायमीटर भी चेक किया जाता है ना। सो ऑल ऑफ दिस आपका सभी के सभी जो है सही उत्तर हो जाएंगे। सो डी जो है आपका सभी के सभी हो जाएंगे, है ना। गो साइड जो होता है स्क्रू थ्रेड प्लग गेज का, उससे आपका पिच भी मेजर होता है ना। प्रोफाइल एंगल चेक किया जाता है और आपका जो मेजर डायमीटर है वो भी चेक किया जाता है ना। सो डी जो आपका राइट आंसर है। 67 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है डायल टेस्ट इंडिकेटर यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क, है ना। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग करके निम्न में से किस काम को किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, आपका पैरेललिज्म को भी चेक कर सकते हैं, इसमें वेरिएशन आ रहा है, कॉन्सेंट्रिसिटी में भी वेरिएशन आता है, आपका प्लेन सरफेस ऑफ फ्लैटनेस और पैरेललिज्म इसमें भी आपका वेरिएशंस आएगा ना। साफ्टों की समांतरता जांच करने के लिए, छिद्रों की केंद्रीकरण जांच करने के लिए और पैरेललिज्म या फिर फ्लैटनेस भी चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट्स ऑन द पिक्चर। अब पिक्चर में चित्र में दर्शाए गए उपकरण को पहचानने कह रहा है। तो ये आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर है और उसके साथ मैग्नेटिक बेस के साथ लगा हुआ है। सो इसमें खाली डायल टेस्ट इंडिकेटर ही है ऑप्शन में, है ना। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्चुअल में ये होता है डायल टेस्ट इंडिकेटर, है ना। बाकी ये जो है स्टैंड हो जाएगा और ये इसको होल्डिंग करने के लिए लगा रखा है। इसमें आपके पार्ट के नाम दे रखे हैं ना। ये जैसे देखो ऊपर वाला का ले रखा है टूल पेस्ट, ये आपका बेजल क्लैंप हो जाएगा, ये आपका इंडिकेटर पॉइंटर हो जाएगा, ये वाला ये पूरा डायल टेस्ट इंडिकेटर हो जाएगा। नीचे जो है वो आपका सेंसर बॉटम लिख रखा है, एनवेल्प कहते हैं ना। और ये मैग्नेटिक टूल होल्डर है। 69 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर। तो निम्नलिखित में से कौन सा डायल टेस्ट इंडिकेटर का एक प्रकार है। तो उसमें आपका दो प्रकार का डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है, एक आपका प्लंजर टाइप का होता है, एक आपका लीवर टाइप का होता है। तो सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बोथ प्लंजर एंड लीवर टाइप का दोनों प्रकार के अवेलेबल होते हैं ना। सी जो है राइट आंसर है। 70 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है प्लेन रिंग गेज आर यूज टू चेक द ऑफ सिलेंड्रिकल वर्क पीस। तो बेलनाकार कार्यखंड के किस भाग की जांच करने के लिए प्लेन रिंग गेज का इस्तेमाल किया जाता है। सो रिंग गेज जो होता है आपका आउटसाइड डायमीटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनसाइड डायमीटर के लिए जो होता है प्लग गेज होता है। 71 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द गेज सोन इन द पिक्चर। चित्र में दर्शाया गया गेज का नाम पहचाना, गेज को पहचाना। इसका नाम पूछ रखा है, तो आपका एडजस्टेबल स्नैप गेज है, खाली स्नैप गेज हो जाएगा, है ना। ये आपका एडजस्टेबल स्नैप गेज है ना, खाली स्नैप गेज यहाँ लिख रखा है। सो हम इसमें जोड़ देते हैं एडजस्टेबल स्नैप गेज। सो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो हैं इसके ये दोनों लगे हुए हैं, ये इनको ये एडजस्टेबल ऐसे ही होते हैं ना। बाकी ये स्नैप गेज है। सी जो है राइट आंसर है, सी कह रहा हूँ, ए जो है आपका राइट आंसर है स्नैप गेज। 72 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है द शेप ऑफ स्नैप गेज इज सिमिलर टू विच इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो स्नैप गेज की आकृति जो है किस अंग्रेजी वर्णमाला के किस अक्षर के समान होती है। तो सी के समान होती है ना। सो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी के समान होती है ना। 73 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गेज इज यूज टू मेजर इंटरनल डायमीटर ऑफ अ होल। तो छिद्र के आंतरिक व्यास के मापने के लिए किस निम्नलिखित में से किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए आपका प्लग गेज का इस्तेमाल किया जाता है। प्लग गेज से क्या होता है कि आपका जो आंतरिक व्यास होता है उसको मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। फीलर गेज इसमें एक एक्स्ट्रा आ गया, तो इसका जो गैप चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेटिंग पार्ट्स के बीच में जो क्लियरेंस होता है उसको चेक करने के लिए, गैप चेक करने के लिए फीलर गेज के इस्तेमाल किया जाता है। बाकी रिंग गेज जो होता है आउटसाइड डायमीटर के लिए, स्टैंडर्ड वायर गेज जो होता है आपका सीट का थिकनेस और आपका वायर का डायमीटर चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 74 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द गेज सोन इन द पिक्चर। इसमें पिक्चर ही नहीं है ना। सो इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं 74 को। 75 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गेज इज यूज टू मेजर
आउटसाइड डायमीटर। तो निम्नलिखित में से किस गेज का उपयोग बाह्य व्यास को मापने के लिए किया जाता है? तो बाह्य व्यास मापने के लिए आपका ऑप्शन में नहीं है ना, रिंग गेज का इस्तेमाल किया जाता है। रिंग गेज का इस्तेमाल किया जाता है ना। 76 नंबर पे आते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है CNC स्टैंड फॉर। तो CNC का फुल फॉर्म पूछ रखा है ना, तो आपका होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है ना। ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ CNC मशीन। निम्नलिखित में से कौन सा CNC मशीन का लाभ नहीं है? ये आपका यहाँ पे फोटो आ गया, ये रिंग गेज का फोटो ऊपर में जो था ना उसका यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे पूछ रखा है आपका CNC मशीन का निम्नलिखित में से लाभ नहीं पूछा है, तो कौन सा है इनमें से जो लाभ नहीं है CNC मशीन का, है ना। ये आपका पहला ही हो जाएगा, है ना। हाई कॉस्ट ऑफ मशीन, ये किसी प्रकार का लाभ नहीं है। बाकी हाई प्रोडक्शन होता है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन होता है ना। सो ये जो है आपका, ये आपका गलत उत्तर हो जाएगा, है ना। सो इसमें पूछ रखा था जैसे ऑप्शन के हिसाब से लाभ नहीं है ना, तो ये आपका लाभ नहीं है। ये जो है राइट आंसर है। 78 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ CNC मशीन। तो CNC मशीन का इसमें से पूछ रहा है कि लाभ नहीं है। ये डी वाला जो हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। रिक्वायरमेंट ऑफ हाईली स्किल्ड वर्कर, अत्यधिक कुशल श्रमिक क्या हो सकता है? ये आपका लाभ नहीं है, ये लॉस है। क्योंकि आप चलाने के लिए स्पेशलाइज आप ढूंढते हो ना, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा खर्च आता है। बाकी प्रोडक्टिविटी है, क्वालिटी है, लो वेस्टेज होता है ना। 79 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो पिक्चर दिखाया गया उसका नाम पूछ रखा है, तो ये आपका CNC मशीन है ना, CNC लेथ मशीन। डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ CNC लेथ। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक CNC लेथ का भाग है? एक भाग है ना। सब बेड होता है, बॉल स्क्रू होता है, टरेट होता है। तो डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेस ऑफ CNC लेथ इज ऑल्सो कट द पार्ट एक्सिस, है ना। तो CNC खराद मशीन के निम्नलिखित अक्षों में से किसे पार्ट अक्ष भी कहा जाता है? तो CNC मशीन में पार्ट अक्ष किसको कहा जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो जेड एक्सिस जो होता है उसको पार्ट अक्ष भी कहा जाता है ना, पार्ट एक्सिस भी कहा जाता है। तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्डेस्ट कटिंग टूल मटेरियल। तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर कर्तन औजार सामग्री है इनमें से? तो इसमें आपको डायमंड जो हो जाएगा सबसे ज़्यादा हो जाएगा, देना आएगा स्टेलाइट आएगा, देना कार्बाइड आएगा, देना आपका हाई स्पीड स्टील आ जाएगा, है ना। सो आपका लोवेस्ट हो जाएगा चार ऑप्शन में। सबसे ज़्यादा डायमंड जो है ना हार्ड होता है सबसे ज़्यादा। 83 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है नायोसो नोमेनक्लेचर ऑफ इंसर्ट व्हाट डज फर्स्ट अल्फ़ाबेट इंडिकेट। तो इंसर्ट के ISO नामकरण में पहला जो वर्ण अक्षर क्या दर्शाता है? तो ISO नोमेनक्लेचर जो होता है जिसमें आपका इंसर्ट किया जाता है, तो उसमें पहला अक्षर जो होता है वो किस चीज़ को दिखाता है उसके बारे में पूछ रहा है। सो वो जो होता है शेप ऑफ इंसर्ट को दिखाता है ना, इंसर्ट का जो आकार होता है उसको दिखाता है। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है ISO नोमेनक्लेचर ऑफ इंसर्ट व्हाट डज सेकंड अल्फ़ाबेट इंडिकेट। फर्स्ट तो हमने देख लिया, फर्स्ट क्या दिखाता है? शेप ऑफ इंसर्ट को दिखाता है। आप सेकंड का पूछ रहा है, सेकंड किस चीज़ को दर्शाता है? तो सेकंड जो होता है आपका रिलीफ एंगल को दिखाता है ना। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है आपका इंसर्ट टाइप टूल व्हाट कैन बी द शेप ऑफ इंसर्ट, है ना। तो इंसर्ट टाइप टूल जो होता है, इंसर्ट टाइप का टूल, इसमें इंसर्ट की जो आकृति होती है वो क्या हो सकती है उसके बारे में पूछ रहा है। तो इंसर्ट की जो आकृति होती है आपका स्क्वायर भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, या फिर आपका सर्कुलर भी हो सकता है। मतलब वर्गाकार भी हो सकता है, वृत्ताकार भी हो सकता है, त्रिकोण भी हो सकता है। तो सभी के सभी जो है आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है नेम दैट स्पीड एट विच कटिंग एज पासेस ओवर द मटेरियल, है ना। उस गति का नाम बताएं जिस पर सामग्री से कटिंग कोर गुजरती है। सो बेसिकली यहाँ पे
गति का नाम पूछ रहा है जिसमें से जो सामग्री से कटिंग कोर गुजरती है ना, कटिंग कोर जहाँ पे गुजरती है ना, उस गति का नाम पूछा है। तो उस गति को जो बोलते हैं हम कटिंग स्पीड बोलते हैं ना, कर्तन गति बोलते हैं। बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। फीड जो होता है, एक राउंड में जितना घुसता है ना वो आपका फीड होता है। और डेप्थ ऑफ कट जो होता है, आप कितनी mm का डेप्थ ऑफ कट दे रहे हो। 87 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे पूछ रखा है फीड ऑफ कटिंग टूल इज एक्सप्रेस्ड इन। तो फीड जो होता है ये मतलब एक कर्तन औजार के फीड को किस में व्यक्त किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा पर रिवोल्यूशन। तो एक चक्कर के अंदर कितना अंदर की ओर जा रहा है, मेटल के अंदर जा रहा है, वो आपका होता है फीड, है ना। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है, पहले ही खाली स्थान है, देन आपका है इज़ द डिफरेंस बिटवीन मशीन्ड एंड अनमशीन्ड सरफेस। तो मशीनीकृत और अमशीनीकृत सतह के बीच में अंतर जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है। क्या अंतर पाया जाता है? तो उसको बोलते हैं हमारा जो डेप्थ ऑफ कट होता है ना, कट की जो गहराई होती है वही आपका फ़र्क मिलेगा, है ना। सो सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ द CNC मशीनिंग प्रोसेस द कटिंग पैरामीटर आर सिलेक्टेड। तो CNC मशीनिंग प्रक्रिया में जो होता है निम्नलिखित में से किस चरण में कटिंग मापदंडों का चयन किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन देख देते हैं। इसमें 4 ऑप्शन है। तो इसमें से ये आपका प्रोसेस प्लानिंग जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ CNC ऑपरेशनल मोड। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक CNC परिचालन मोड है। CNC ऑपरेशनल मोड जो होते हैं वो आपके सिंगल ब्लॉक मोड भी होता है, ऑटो मोड भी होता है और मैनुअल मोड भी होता है ना। सारे के सारे जो आपका सही उत्तर है डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंगल ब्लॉक मोड, ऑटो मोड, मैनुअल मोड। 91 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ CNC मशीन। तो निम्नलिखित में से कौन सा CNC मशीनों का लाभ है। अभी हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज देखा, हानि देखा था इससे पहले। अब यहाँ पे लाभ पूछ रखा है। तो हाई प्रोडक्टिव होता है, हाई प्रोडक्टिविटी उच्च उत्पादकता होता है, इम्प्रूव क्वालिटी बेहतर गुणवत्ता उसमें पाया जाता है, लो वेस्टेज होता है। तो आपके सारे के सारे जो हैं आपका सही उत्तर है ना। तो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग CNC मोड वी कैन इनपुट द प्रोग्राम कमांड मैनुअली एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। तो निम्नलिखित में से किस CNC मोड में हम प्रोग्राम कमांड को मैनुअल रूप से इनपुट और प्रोग्राम को निष्पादित कर सकते हैं। तो ऐसा जो होता है आपका, जिसमें आप प्रोग्राम कमांड को है मैनुअल रूप से इनपुट कर सकते हैं और प्रोग्राम को निष्पादित कर सकते हैं, तो वैसा जो होता है आपका ये मैनुअल मोड में होता है ना। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग CNC मोड प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट कंटिन्यूसली वन ब्लॉक आफ्टर अनदर ब्लॉक। तो निम्नलिखित में से किस CNC मोड में प्रोग्राम एक ब्लॉक के बाद लगातार दूसरा ब्लॉक को निष्पादित करेगा उसके बारे में पूछ रहा है। तो ऐसा जो आपका मिलेगा ऑटो मोड जो होता है उसमें आपका एक के बाद एक निकालता रहेगा, है ना। बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग CNC मोड इज यूज टू एडिट द प्रोग्राम। तो निम्नलिखित में से कौन सा CNC मोड प्रोग्राम को एडिट करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो एडिट करने के लिए जो होता है ना, एडिट मोड होता है। सो डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। CNC मोड प्रोग्राम में एडिट करने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो एडिट मोड होता है ना। डी जो है राइट आंसर है। 95 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ऑफसेट यूज इन CNC मशीन ऑपरेशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा CNC मशीन के संचालन में उपयोग किए जाने वाला ऑफसेट है। तो जो CNC मशीन होता है उसमें जो ऑफसेट इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में टाइप पूछ रखा है, कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें आपका वर्क ऑफसेट इस्तेमाल किया जाता है, वियर ऑफसेट भी इस्तेमाल किया जाता है, ज्योमेट्रिकल ऑफसेट भी किया जाता है। सो डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी के सभी। 96 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग CNC मशीन ऑपरेशन ऑफसेट इज ऑल्सो कॉल्ड जीरो ऑफसेट, है ना। तो इनमें से कौन सी CNC मशीन परिचालन ऑफसेट को जीरो ऑफसेट भी कहा जाता है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सी CNC मशीन परिचालन है ऑफसेट जो होता है उसको जीरो ऑफसेट भी कहा जाता है। तो वो जो होता है आपका वर्क ऑफसेट, उसको जीरो ऑफसेट कहा जाता है ना। ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, CNC मशीन प्रोप्राइटरी
कोड आर ऑल्सो कोड। तो CNC मशीन जो होता है उसको तैयार करने का जो कोड होता है उसको किस और न कोड के नाम से जाना जाता है उसके बारे में पूछ रहा है, तो उसको G कोड से ना जाना जाता है ना। उसमें बेसिकली आपको G कोड और M कोड पाए जाते हैं ना। सो G कोड जो होता है प्रिपरेटरी कोड होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 98 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज फॉर मेकिंग कटिंग टूल, है ना। तो निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग जो है कर्तन औजार बनाने के लिए किया जाता है। सो आपका हाई कार्बन स्टील होता है, डायमंड भी होता है और कोटेड कार्बाइड भी होता है। सो डी जो है आपका सभी, ये सभी जो हैं आपके कर्तन औजार बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कटिंग टूल इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो निम्नलिखित में से कौन सा कर्तन औजार एल्यूमिनियम ऑक्साइड का और बनाया जाता है या बना होता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड से जो होता है आपका सिरामिक बनाया जाता है ना। ये आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये 100 नंबर क्वेश्चन है और इसको लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद जो है अगले पार्ट में देखेंगे बाकी आपका 100 से 150 क्वेश्चन है ना। सो इसमें क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हाई स्पीड स्टील। तो निम्नलिखित में से कौन सा हाई स्पीड स्टील का एक घटक है। तो हाई स्पीड स्टील में जो होता है आपका क्रोमियम होता है, टंगस्टन होता है। टंगस्टन हाई स्पीड स्टील, उसमें टंगस्टन नहीं पाया जाता है। सो क्रोमियम जो है, क्रोमियम उसमें पाया जाता है। टंगस्टन, क्रोमियम, कार्बन। अठारह चार एक टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम। वेनेडियम पाया जाता है ना, कार्बन का बहुत कम मात्रा में होता है, बाकी ये दोनों पाए जाते हैं। तो कार्बन भी उसमें आपका हाई स्पीड स्टील होता है, उसमें बहुत हल्का मात्रा में होता है। बाकी जो इसका रेशियो होता है ना हाई स्पीड स्टील का, आपका टंगस्टन होता है, क्रोमियम होता है और वेनेडियम को होता है 18, 4 और 1 होता है ना, ऐसे करके। तो आपका डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी मात्रा में कार्बन भी होती है ना। सो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद देखेंगे 101 नंबर से आपका बाकी क्वेश्चन जो बचे कुछ हैं उनको देख लेंगे, है ना। सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और किसी भी प्रकार का आपका डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए, उस कमेंट में आपका जवाब मिल जाएगा, है ना। सो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।